नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। सबसे पहले तो हर भाई, हर बहन, हर शेरनी, हर शेर और हर गृहिणी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब आप मेरे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर स्टडी नॉलेज मिलेगा। तो आइए, आज हम जो है पेट स्पेशल सामान्य ज्ञान लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इसमें हम जो है 100 क्वेश्चन MCQ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सफ़र थोड़ा लंबा है तो मैं जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को बोलता जाऊंगा, उसका आंसर भी। तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिख कर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, या फिर पुरापाषाण युग की, या लौह युग की? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। किस युग की थी दोस्त? कांस्य युग की। इस चीज को देखते जाइए। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, एक महानगरीय सभ्यता थी। इसके घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पंत नगर या बंदरगाह जो है लोथल था। क्या था दोस्त? लोथल था। इस चीज को लगाते चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंध में। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपका ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो हमारा वेद है ऋग्वेद। हमारे पास जो है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? तो वो ऋग्वेद में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से, कच्छ उपनिषद से, ईश उपनिषद से, या यहाँ पे है बृहदारण्यक उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। इस बात को याद रखिएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो है प्रयोग है? तो इंद्र देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का क्या है? प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? तो ऋग्वेद से जो है अस्तोमा सद्गमय शब्द लिया गया है। अब आगे है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी जो यज्ञ होती है ना, उसके विधि विधानों का पता जो है किस कहाँ से पता चलता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर आयुर्वेद? तो आयुर्वेद से जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का क्या होता है? पता चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उससे
उदयन ने जो है, उदयन नामक शासक ने जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक जो है नगर की स्थापना की। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सांक्य, सल्लास, जांत्रिक या फिर लिच्छवी? तो जांत्रिक जो है क्षत्रिय गोत्र में जो है महावीर का जन्म हुआ था, जांत्रिक। आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप वीडियो को में बने रहिए, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम 100 क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। हमारा टारगेट बहुत लंबा है और आप पूरी तरह से देखते जाइए, इससे आपको पेट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जरूर ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। महावीर की माता कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर की माता कौन थी? यशोदा या फिर अनुंजा, सल्लास या लिच्छवी? तो सल्लास जो है, सल्लास महावीर की माता ही का नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी? तो लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थल है। लुम्बिनी नगर जो है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थल है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, कुलगुमैले में या फिर पावपुरी में? तो पावपुरी इसमें सही है। पावपुरी में जो है श्रवण कुमार की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। जैनियों के पहले तीर्थकर का कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिस्टनेम या फिर पार्श्वनाथ, आजितनाथ या फिर ऋषभदेव? तो ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन पे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, महाकाश्यप को, उपालि को, किसी को नहीं? किसी को भी नहीं उन्होंने नामित किया था। अपनी मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म चलाने के लिए उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। कौटिल्य चाणक्य जिसका नाम है, इसके प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य, यहाँ कौटिल्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्त, देखते चलिए पूरा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था कलिंग विजय के बाद? बौद्ध धर्म को अशोक ने जो है क्या कर लिया था? अंगीकार कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है ना, स्वीकार कर लिया था। मौर्य वंश, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। यानी भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय है। यहाँ पे तक्षशिला जो है, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा के सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है क्या है? सबसे पुराना जो है विश्वविद्यालय है, लेकिन मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला है। ठीक है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप याद रखिए कि क्वेश्चन अक्सर देखा गया कंपटीशन एग्जाम में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप? जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। नांदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन? तो किसके अधीन कार्य किया था? मौर्यों के अधीन आप जो है कार्य किया था। ठीक है।
आगे बढ़ते दोस्त। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने या पल्लव ने? तो इंडो बैक्ट्रियन ने जो है सर्वप्रथम भारत में जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई, सोने की जो है मुद्राएं चलाई। आगे है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट जिसे कहते हैं किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फायान ने? तो यहाँ पर कनिष्क ने जो है भारतीयों के महान रेशम मार्ग को क्या कराया? जो है शुरू कराया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। भारत संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? देखिए उसमें भक्ति युग को भी स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पर जो है स्वर्ण युग के नाम से हमारे सामान्य ज्ञान में, हमारे इतिहास में मौर्य काल, राजपूत काल, चोल वंश या गुप्त काल, गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फायान कहाँ का निवासी था? आपने अक्सर सुना होगा फायान एक चीनी यात्री था। फायान एक चीनी यात्री था जो भारत के जो है भ्रमण पर आया था। तो भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसमें आप चीन लगा दीजिएगा। फायान चीन निवासी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त सैनिक की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस लेख में उपलब्ध है? एरर के, गया के, प्रयाग के, नालंदा के? नालंदा के में जो है, नालंदा के में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा या व्यास के द्वारा? तो हर्षचरित जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। हर्षचरित रचना बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो था हेनत्सांग। हेनत्सांग जो है हर्षवर्धन के समय जो है भारत यात्रा पर आया था। ना फायान था, ना सिंह था, ना मेगस्थनीज था, हेनत्सांग था। इस बात को याद रखिएगा, हेनत्सांग। ठीक है, आगे बढ़े। चालुक्य, ध्यान दीजिएगा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी के किनारे, ताप्ती के किनारे, नर्मदा के किनारे या गोदावरी के? तो इसका ऑप्शन होगा नर्मदा के किनारे जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था, हरा दिया था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो का आप लोग बहुत आनंद ले रहे होंगे और बहुत ही मन से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही क्या बिल्कुल नज़दीक हैं। चलिए, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में या फिर इंडोनेशिया में या कंबोडिया में? क्या पूछा हमसे पूछा है अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है। तो अंकोर वाट जो स्थित है कंबोडिया में स्थित। कहाँ पर? कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। तो यहाँ पूछा प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में जो है अंकोर वाट स्थित है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर निकल के आ रहा है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, दिलवाड़ा मंदिर श्रवणबेलगोला में, पारसनाथ पर्वत पर, इंदौर पे या आबू पर्वत पर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आबू पर्वत पर जो है दोस्त दिलवाड़ा मंदिर स्थापित है। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थापित है। और इसके बाद का प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निकल के आ रहा है कि खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजपूत ने, चंदेल राजपूत ने? तो चंदेल राजपूत ने जो है क्या किया था? खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किया था। चंदेल राजपूत ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। आगे जो बात करते हैं, अगला प्रश्न, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप ध्यान से देखते चलिए। सोमनाथ के मंदिर पर 10,025, 1,025
1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय। तो भीमदेव प्रथम उस समय जो है सोमनाथ मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो गुजरात का शासक जो है भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम। आगे चलते हैं। गीत गोविंद, ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे, यानी किसके सभा के कवि थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, किसकी सभा में जो है कवि थे? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की सभा के वे जो है क्या थे? अलंकृत करते थे उनकी सभा को, या उनकी सभा के जो है वो क्या थे? कवि थे। ठीक है। उसके बाद पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैसरनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। पहाड़ी को काट कर जो है पहाड़ी को काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैसरनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? कदम्बल ने, चोल ने, राष्ट्रकूट ने या चेर ने? तो राष्ट्रकूट ने जो है पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैसरनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सर जूम कर लें। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में किसने कराया था? आदित्य प्रथम ने, महाराजा प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या कारिकाल प्रथम ने? तो राजराजा प्रथम ने जो है क्या किया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास, पांड्य के पास, चेर के पास या पल्लव के पास? तो चोल के पास जो है क्या थी? एक शक्तिशाली नौसेना थी। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित की? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजाधिराज या फिर राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या फिर इसके जो है कुलोत्तुंग प्रथम? तो यहाँ पे राजाधिराज जो थे, राजाधिराज इन्होंने जो है प्रथम शासक ऐसे थे ये जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जो है आप याद कर लीजिएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या सिकंदर लोदी के द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या सिकंदर लोदी? तो याद रखिएगा इसका जवाब निकल के आ रहा है कि सिकंदर लोदी के द्वारा जो है क्या किया गया था? आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पोलो खेलते समय किस दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की, शेर शाह तुगलक की या गयासुद्दीन तुगलक की? तो याद रखिएगा गोल्फ खेलते समय, पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नरीसुद्दीन की या बलबन की? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इब्ने बतूता, इसके बारे में तो आपने बहुत फिल्मों में, गानों में सुना होगा।
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। तो यात्री इब्न बतूता आया था मोरक्को देश से। कहाँ से आया था? मोरक्को देश का निवासी था इब्न बतूता, जो भारत आया था। आगे चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या बाबर को। इसमें आप जो है टिक लगाएंगे। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का शासक माना जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। लाख बख्श, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। लाख बख्श के नाम से किस जो है शासक को जाना जाता था? बाबर को, अकबर को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। भारत में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्त। देखते चलिए पूरी वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें से तो 100% कुछ ना कुछ प्रश्न जो है पेट के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या फिर आराम शाह। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था, तो किसने पूरा किया था? रजिया ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो आप याद रखिएगा कि जो कुतुब मीनार थी उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा कराने का काम किया इल्तुतमिश ने। तो यहाँ प्रश्न निकल के आ रहा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो वो इल्तुतमिश थे। ठीक है, आगे बढ़े। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी के, बलबन के या अकबर के या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो महमूद गजनबी के शासनकाल में जो है अलबरूनी जो है इतिहासकार था। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्यों या मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है क्या किया था? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अभी हम हाफ पर हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है, उसके बहुत अच्छे प्रश्न निकल के आ रहे हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मतलब किस जो है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? बलबन के या मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के या शेर शाह से? तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो है मृत्यु पर जो है इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। मतलब दोनों एक दूसरे से परेशान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है कृष्णदेव राय का, यहाँ पे राज राजा चोल का या बालाजी विश्वनाथ का या हरिहर एवं बुक्का का? तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है राज राजा चोल का, क्योंकि इन्होंने विजयनगर को बसाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? तो कौन सा वह जो है नगर था, कौन सा राज्य था? आगरा या फिर दिल्ली या फिर जौनपुर या वाराणसी? तो जो जौनपुर जो है नगर या जिला था
उसे जो है क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कि विजयनगर साम्राज्य के उद्भव के लिए कौन आभारी है। तो आप क्वेश्चन का सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद जो है जौनपुर को कहा जाता था। और इसके बाद का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आ रहा है, ध्यान से देखते चलिए। कबीर के गुरु कौन थे, ये प्रश्न पूछ सकता आपसे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव। तो कबीर के गुरु का नाम था नामदेव। कबीर के गुरु का नाम था नामदेव। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। भारत में ग्रांड ट्रंक, जिसको जीटी रोड कहते हैं, बनवाई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीटी रोड किसने बनवाया था? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो शेरशाह सूरी ने जो है जीटी रोड बनवाया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने यहाँ पे बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है संबंधित थी? तो बीजापुर से, गोलकुंडा से, यहाँ पे है अहमदनगर से या बरार से। बरार को तो सौंपा ही था उसने, वह अहमदनगर से क्या थी, बिलोंग करती थी। कौन? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जो है अहमदनगर से जो है संबंधित थी, वहां से बिलोंग करती थी। आगे बढ़े। आगे है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते चलिए। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी। और भी इसके बाद का प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निकल के आ रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में या सीकरी में? तो कालानौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, कालानौर में। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। आगे है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को या औरंगजेब को? औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न। दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, काबुल में? तो हुमायूं का मकबरा आप याद रखिएगा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, अमरकोट में? आगरा में जो है शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। कहाँ पर? आगरा में। शाहजहां जो है का लगाव आगरा से बहुत ज़्यादा था। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो है भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारत जो है ताजमहल भी आगरा में बना है। ठीक है, आगे बढ़ें। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने या इब्राहिम लोदी ने? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम लोदी ने करवाया था। किसने करवाया था? इब्राहिम लोदी ने जो है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, इब्राहिम लोदी। एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतामद उल दौला का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया? तो दिल्ली में एतामद ए दौला का मकबरा बनवाने वाले थे अकबर, जहांगीर, नूरजहां या फिर शाहजहां? नूरजहां बनवाने वाली थी। एतामद उल दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। आगे बढ़ें। आते हम 65 पर आ चुके हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवार या पुरंदर में? तो रायगढ़ में जो है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया या प्रभावित किया? निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने,
डच ने पुर्तगाली व्यापार के लिए आए थे और भारत को लूट कर जाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, इसलिए यूरोपीय पहले ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में अपना जो है व्यापार फैलाया। आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ रहा है अब की बार का कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। जब वास्को डी गामा भारत की खोज किया तो वह भारत में सबसे पहले कहाँ पर उतरा था, तो वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वास्को डी गामा भारत में ना गोवा है, कालीकट है, मंगलौर है, कोचीन, तो वह कालीकट में जो है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में उतरा था। आगे है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति सबसे पहले किससे प्राप्त की थी। अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से। जहांगीर से जो है ब्रिटिशों ने पहली जो है फैक्ट्री भारत में स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी, जहांगीर से। आगे है 1717। सन 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। यानी सन 1717 ईस्वी में कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था, मतलब उनका बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया था। शाहजहां आलम सेकंड ने, या शाह आलम द्वितीय ने, बहादुर शाह ने, जहांदार शाह ने, या फारूक सियर ने। तो फारूक सियर ने जो है क्या किया था कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार तथा फरमान जारी कराया। ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। यानी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जो है अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। तो मंगलौर की संधि, या श्रीपट्टनम की संधि, या फिर मैसूर की संधि, या बिदनूर की संधि जो है। तो बिदनूर की जो संधि है ये ऑप्शन सही है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जो है बिदनूर की संधि को जो है किया। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं 71 पर। 71 क्वेश्चन है, राज्य क्षय या राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। हेस्टिंग के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, विलियम बेंटी के द्वारा, या डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा जो है राज्य हड़प नीति की शुरुआत की गई थी, डलहौजी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेंसी, लॉर्ड आकालैंड, लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़े। आगे है टीपू सुल्तान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु थी न मैसूर, कुर्ग, श्रीपट्टनम में या फिर वांडीवास में। तो श्रीपट्टनम में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, या फिर जो है गुरु गोविंद सिंह ने। तो आदि ग्रंथ जो है इसमें से गुरु अर्जुन देव ने जो है संकलित किया था। गुरु अर्जुन देव ने जो है क्या किया था, आदि ग्रंथ को संकलित
किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है निकल के आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सती प्रथा का अंत करने वाले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अब की बार है कि सती प्रथा का अंत करने वाले, समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड विलियम बेंटिक को, या लॉर्ड ऑकलैंड को, या लॉर्ड कैनिंग को? तो इसमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इन्हीं को जो है सती प्रथा अंत करने का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसके, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? यानी सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या फिर वांडीवास का युद्ध, या पानीपत का युद्ध? तो यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है जो बक्सर का युद्ध था ना, बक्सर का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध जो है, सही से काम नहीं कर रहा टच, चलिए, हाँ, जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध जो है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध में गिना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अब उसका यूज नहीं करेंगे। अगला है कि बक्सर युद्ध सन 1764 ईस्वी में के समय दिल्ली का शासक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बक्सर की युद्ध सन 1764 ईस्वी में के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, या शाह आलम द्वितीय? तो शाह आलम द्वितीय जो था वह जो है बक्सर युद्ध सन 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक था। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमें यह बताता है, आइए नेक्स्ट, कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण सन 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुरम, या श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच? तो मुंबई और ठाणे के बीच जो है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण अर्थात 1853 ईस्वी में के बीच जो है मुंबई और ठाणे नगरों के बीच किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा, फिर में क्वेश्चन घूम के आया है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन या अंत किसके द्वारा जो है किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड जो है लिटन के द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा? तो आंसर आपको पता है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो कि पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम कहीं कहीं से बचपन का नाम करके भी पूछता है, तो स्वामी, या कहीं कहीं जो वास्तविक नाम करके पूछता है, जैसे पूछेगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, या बटुकेश्वर दत्त था, या कृष्ण दत्त था, या सुरेंद्र दत्त था? तो नरेंद्र दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, बचपन का नाम था, या सही नाम था, जो भी आप करके लिखिएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसकी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, या केशव चंद्र सेन ने, या रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसके रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद जो है किस स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से अधिक प्रसिद्ध हुए? लंदन, पेरिस, शिकागो, या बर्लिन? आप कहानी सुनते हैं शिकागो से जो है स्वामी विवेकानंद वहीं के धार्मिक सम्मेलन से कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे है क्वेश्चन नंबर 83, चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा
ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1816 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में या 1828 ईस्वी में या फिर 1828 ईस्वी में। दोनों ऑप्शन देखिए सेम दे दिया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, आप जो है 1828 ईस्वी में कोई भी मार सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन ये सही है कि 1828 ईस्वी में हुआ था। यहाँ इसके मिस्टेक से दे दिया है। आगे बढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन निकल के आ रहा अगला, कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? यानी जो ब्रह्म समाज है वो किस समाज पर, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद है, बहुदेश्वरवाद है, या अनिश्वरवाद है, या अद्वैतवाद है? तो एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, इस पर जो है ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है आधारित है। आगे चलते हैं। आगे है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं अखिल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? BB गिरी, SK डांगे, पंडित नेहरू या लाला लाजपत राय? तो लाला लाजपत राय को जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो है विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा इसको। लॉर्ड डलहौजी, या फिर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड कैनिंग, या जो है लॉर्ड लिटन? तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो उसी से जो जुड़ता हुआ प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहेब? तो इसमें तात्या टोपे ने जो है क्या किया था? सन 1857 ईस्वी में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने किया था। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम जो है क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। सन 1857 से जुड़ता हुआ फिर सवाल आ गया, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वहाँ वाला जो क्वेश्चन था वो कानपुर में था, तात्या टोपे बिहार में किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने, यहाँ पे खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, या तात्या टोपे ने, रानी राम कुंवारी ने? तो इसको जो है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जो है किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। आगे नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब हुई थी और किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद? तो मुंबई में जो है पहली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। आगे है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सभी को पता है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय? इसका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है ना। किस कांग्रेसी नेता में से ये सभी कांग्रेसी नेता हैं, उनमें से जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया केवल दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है ना, इनका उपनाम है। आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है भाई साहब, एकदम मान के चले कि क्वेश्चन आने के 100% आसार हैं। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक व्योमेश थे, या फिर माइकल ह्यूम थे, या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, या महात्मा गांधी थे? इसका जवाब हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिसका ऑप्शन आगे मैं बता दूंगा आपको। 92 को देख चलिए, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था?
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए क्या हुआ था, निर्वाचित। उसका भी जवाब वही है जो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है प्रथम ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के निर्वाचित हुए थे, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई। वैसे तो ऑप्शन में एस एन बनर्जी है, जे के गोखले है, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता है, तो आपको दादा भाई नौरोजी पर ही जो है टिक लगाना है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी? नहीं। यहाँ भीखा जी कामा? नहीं। एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। आगे बढ़े। आगे है 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो? तो जो है लॉर्ड कर्जन। दोस्त, आपके लिए इतनी सारी हम लोग मेहनत करते हैं और इतनी वीडियो बनाते हैं, और ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, और इसमें मुझे जो है आप समय देख सकते हैं कि हम लोग जो है रात के जो है 4 बजे आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और जो है तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि अगर आप जो है इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। ये आपकी छोटी सी जो है इस वीडियो के लिए छोटी सी गुरु दक्षिणा होगी। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, बड़ा ही प्रसिद्ध नारा है। किसका है ये? दोस्त, आप सभी जानते हैं, ना ये अरविंद घोष का, ना ही महात्मा गांधी का है, ना सुभाष चंद्र बोस का, ये है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका नाम, पूरा नाम है। ठीक है। सन 1916 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, सन 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट, होम रूल जो है आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सन 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट या होम रूल जो है आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट, सिराज गोपालाचारी? तो एनी बेसेंट जो थे सन 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब तो वीडियो खत्म होने वाली है। नेक्स्ट जो है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जो गणपति उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, वो किसको जाता है? उसका श्रेय वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, शिवाजी या फिर बिपिन चंद्र पाल को? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो है प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। और इसी के साथ हम वीडियो के अपने सबसे अंतिम पॉइंट पर आ चुके हैं, और अब जो है यहीं पे हमारा ये जो आज का जो है सामान्य ज्ञान और इतिहास मैराथन था, यहीं पे ख़त्म होने वाला है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन विरोध के लिए, या भारतीय माल उपयोग के प्रोत्साहित करने के लिए, या जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या भारत के उत्तरदायी सरकार बना सकने के ब्रिटिश सरकार की असफलता कर? तो इसका पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है जो है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, किस लिए? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन क्या किया गया था? शुरू किया गया था। आगे 99 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में से प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पी थी। ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इससे इतिहास और सामान्य ज्ञान मैराथन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट वाला है। वह कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? वह कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल, रैमजो मैकडोनाल्ड, विल्सन एसेल, या फिर यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है नेविल चैम्बरलेन? ठीक है ना। इसमें विंस्टन चर्चिल जो था
उसने भारत में जो है ये ऐसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने महात्मा गांधी को जो है भारत का फकीर कह के बुलाया था। इसी के साथ हमारा जो आज का ये जो सेशन है समाप्त होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। और ये जो है हमने पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था और ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।